नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर इन्वेस्टर की जुबान पर है। बिल्कुल। गोल्डमैन सैक्स की डेविड सोलोमन, अमेज़न के जेफ बेजोस, ये बड़े नाम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़े बबल की एक गुब्बारे की चेतावनी दे रहे हैं। जी। खबरें हैं कि अगले 1-1.5 साल में बाजार में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। हाँ, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है जैसा आपने कहा। हमारे पास चार्ट मास्टर बीएन की एक डिटेल रिपोर्ट है अक्टूबर 2025 की। अच्छा। जो खास तौर पर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करती है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सही कहा। और हमारा मकसद भी यही है कि इस रिपोर्ट को ठीक से समझे। भारतीय निवेशकों के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हों या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, उनके लिए इस माहौल का क्या मतलब है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एआई बबल जिसकी इतनी चर्चा है, आखिर ये है क्या भला? देखिए, मार्केट बबल या गुब्बारा कह लीजिए, ये तब बनता है जब किसी एसेट की कीमत, जैसे आजकल एआई कंपनियों के शेयर्स की, उसकी असलियत से, मतलब उसकी फंडामेंटल वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बढ़ोतरी कंपनी के काम या मुनाफे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उम्मीदों, स्पेकुलेशन की वजह से होती है। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट तो यही कहती है कि अभी एआई को लेकर जो माहौल है, उसमें बबल के सारे क्लासिक लक्षण दिख रहे हैं। क्लासिक लक्षण, अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला और सबसे साफ है एक्सट्रीम वैल्यूएशंस, मतलब हद से ज्यादा कीमतें। रिपोर्ट बताती है कि ऐसी कंपनियां भी जो अभी कोई खास मुनाफा नहीं कमा रही, उनकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर में है। ओपन एआई का ही उदाहरण है रिपोर्ट में, $500 बिलियन की वैल्यूएशन। $500 बिलियन। जी हाँ, और कंपनी भारी घाटे में है। ये वैल्यूएशन तो रिपोर्ट के बबल चार्ट के हिसाब से बाकी एआई कंपनियों की कुल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। अरे बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिना मुनाफे के इतनी वैल्यूएशन। और क्या लक्षण है? दूसरा है वाइड स्प्रेड यूफोरिया, मतलब हर तरफ एक जोश, एक जुनून। हाँ। सब मान रहे हैं कि इस बार तो कुछ अलग ही है, एआई सब बदल देगा। ये जो सोच है ना, हम क्रांति के मुहाने पर हैं, हाँ। ये अक्सर बबल का साइन होती है। ये दिस टाइम इज डिफरेंट वाली बात। एग्जैक्टली। तीसरा, इजी मनी, आसान पैसा। अच्छा। बिना किसी पक्के बिजनेस मॉडल के भी एआई के नाम पर पैसा मतलब पानी की तरह बह रहा है। रिपोर्ट का तो अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर में एआई में $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। $1.5 ट्रिलियन, जबरदस्त। और चौथा लक्षण? चौथा, जिसकी बात हमने शुरू में की, एक्सपर्ट वार्निंग्स। हाँ, सोलोमन, बेजोस। जी, जब इंडस्ट्री के इतने बड़े अनुभवी लोग खुद खतरे की घंटी बजा रहे हों, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सारे लक्षण मिलकर तो वाकई चिंताजनक तस्वीर बना रहे हैं। और जैसा रिपोर्ट में भी है, ये सब कुछ थोड़ा सुना सुना सा नहीं लगता, जैसे वो 2000 वाला .com बबल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, इतिहास कभी खुद को एकदम वैसी नहीं दोहराता, पर पैटर्न अक्सर मिलते हैं। हाँ, रिपोर्ट में साफ तौर पर अभी के मार्केट बिहेवियर और .com बबल के पैटर्न में समानताएं बताई गई हैं। हाँ, वही उम्मीदें, वही आसमान छूती वैल्यूएशंस, और वही डर कि कहीं ये गुब्बारा फूट न जाए। तो अगर ये बबल जैसा माहौल है, तो भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? खासकर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट ने सेक्टर्स के हिसाब से रिस्क बताया शायद। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट का सेक्टर रिस्क असेसमेंट काफी क्लियर है। सबसे ज्यादा जोखिम, मतलब हाई रिस्क वाला सेक्शन, 8-9-10 रेटिंग, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी, ओके। इसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एआई टेक स्टार्टअप्स, हाई ग्रोथ टेक कंपनियां सब शामिल हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस सेक्टर में 30 से 50% तक का करेक्शन आ सकता है। 30 से 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसका मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को इस सेक्टर में भयानक उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो यहाँ बहुत ही सावधान रहना होगा। और मीडियम रिस्क वाले कौन से हैं? मीडियम रिस्क 5 से 7-10 रेटिंग में आते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, यानी गाड़ियां, महंगे कपड़े वगैरह। हाँ, वही। और स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब छोटी कंपनियां जिनसे तेज ग्रोथ की उम्मीद होती है। यहाँ रिस्क आईटी जितना तो नहीं, पर है जरूर। और सबसे कम रिस्क कहाँ है? कौन से सेक्टर्स हैं जहां निवेशक थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं? सबसे कम रिस्क यानी लो रिस्क वाले सेक्टर 2-4-10 रेटिंग है। एफएमसीजी, रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां, जैसे साबुन, तेल, बिस्किट। बिल्कुल। फिर फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा कंपनियां, यूटिलिटीज और पावर यानी बिजली पानी वाली कंपनियां,
और डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो ये सेक्टर शायद तुलना में कम गिरे। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए अपनी पूंजी सुरक्षित रखने के लिहाज से ये बेहतर हो सकते हैं। हालांकि इंट्राडे ट्रेडर्स को इनमें शायद उतनी तेज चाल ना मिले। ये सेक्टर का बंटवारा तो समझ आ गया, लेकिन पैसे का फ्लो कैसा है? मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लोज, एफआईआईज, डीआईआईज को लेकर क्या कह रही है रिपोर्ट? हाँ, ये इस समय इंडियन मार्केट की कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। रिपोर्ट एक तरह की रस्साकशी दिखा रही है। रस्साकशी? जी, एक तरफ है विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज, वो भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। हाल ही में टेक स्टॉक से करीब $4.8 बिलियन निकाले हैं उन्होंने। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये शायद ग्लोबल चिंताओं और एआई बबल के डर को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज, यानी म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां। जी बिल्कुल, और वो लगातार पैसा लगा रहे हैं। वो मार्केट को एक मजबूत सहारा दे रहे हैं। तो ये एक बैलेंस बना हुआ है। तो इस एफआईआई की बिकवाली और डीआईआई की खरीदारी का नेट इफेक्ट क्या है बाजार पर? असर ये है कि शायद मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट ना आए जितनी सिर्फ एफआईआईज की बिकवाली से आ सकती थी। लेकिन एक चीज बहुत तेजी से हो रही है, वो है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन मतलब पैसा घूम रहा है। निवेशक रिस्की सेक्टर्स जैसे आईटी से पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज में लगा रहे हैं। अच्छा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये रोटेशन, ये पैसे का बहाव पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तेजी के मौके इसी में बनते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी समझना होगा कि मार्केट का झुकाव किधर है। ठीक है, तो रिस्क है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। ऐसे में आम निवेशक क्या करें? क्या रिपोर्ट कोई डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, कोई बचाव का तरीका बताती है? बिल्कुल, रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सोल्यूशन भी देती है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पूरा खाका है। मेन फोकस है कैपिटल प्रिजर्वेशन पर, यानी अपनी पूंजी बचाना। ओके, तो कैसा पोर्टफोलियो बनाने की सलाह है? सुझाया गया एलोकेशन कुछ ऐसा है। एफएमसीजी में 25%, क्योंकि जरूरत का सामान है। हाँ, बैंकिंग में 20%, खासकर बड़े सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, फार्मा में 15%, यूटिलिटीज में 15%, डिफेंस में 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% और सबसे जरूरी 5% कैश रिजर्व, मतलब नकद पैसा हाथ में। कैश क्यों? ताकि अगर बाजार गिरे और अच्छे स्टॉक सस्ते मिलें तो खरीदने का मौका हो। इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कहते हैं। समझ गया। ये एलोकेशन तो साफ तौर पर सेफ्टी फर्स्ट वाला लग रहा है। क्या रिपोर्ट कुछ खास स्टॉक्स के नाम भी लेती हैं जिन्हें सेफ हेवन मान सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट कुछ टॉप डिफेंसिव पिक्स के उदाहरण देती है। सिर्फ उदाहरण के तौर पे? हाँ, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, हेल्थ केयर में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, यूटिलिटीज में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक का नाम है सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंक के तौर पर। ये सब रिपोर्ट के इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पिरामिड के हिसाब से हैं, जो सबसे सेफ से सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये नाम सोचने लायक हो सकते हैं। ये तो हुई स्ट्रैटेजी, लेकिन ये सब कब तक हो सकता है? क्या रिपोर्ट कोई टाइमलाइन भी देती है कि ये पूरी कहानी कैसे सामने आ सकती है? हाँ, रिपोर्ट अगले 15 महीनों का, मतलब अक्टूबर 2025 से एक संभावित खाका देती है 4 फेज में। 4 फेज? कौन कौन से? पहला फेज अक्टूबर 2025, जनवरी 2026, वार्निंग फेज। इसमें और एक्सपर्ट्स चेतावनी देंगे, निवेशकों का मूड बदलेगा और हाई बीटा टेक स्टॉक्स से एफआईआईज पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। हाई बीटा मतलब? जो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा फेज जनवरी 2026, जून 2026, वॉलेटिलिटी फेज। बाजार में उठापटक बढ़ेगी, सेक्टर रोटेशन तेज होगा, टेक स्टॉक्स में गिरावट शुरू हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ध्यान रखने वाला टाइम होगा। तीसरा फेज जून 2026, सितंबर 2026, क्राइसिस फेज। ये सबसे खतरनाक हो सकता है। बबल फटने का डर, तेज गिरावट, मार्जिन कॉल्स, लोग मजबूरी में बेचेंगे, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मुश्किल टाइम। और चौथा फेज सितंबर 2026, दिसंबर 2026, रिकवरी फेज। बाजार धीरे धीरे संभलेगा, वैल्यू इन्वेस्टर्स क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना शुरू करेंगे, यहाँ से अगले बुल रन की तैयारी शुरू हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस फेज में एक्टिव हो सकते हैं। ये टाइमलाइन तो डिटेल्ड है, हालांकि है तो अनुमान ही, पर इससे सवाल उठता है, क्या हमने पहले ऐसा देखा है?
इतिहास क्या सिखाता है? हाँ, रिपोर्ट 2 बड़े उदाहरण देती है। .com बबल 2000-2002 का। हाँ, वो तो जबरदस्त था। सोचिए, टेक स्टॉक्स 78% तक गिरे थे, लेकिन जिन कंपनियों की असली कमाई थी वो 3 साल में संभल गईं। पर जो सिर्फ हवा वाले शेयर थे वो कभी वापस नहीं आए। सबक, क्वालिटी चलती है, और धैर्य रखने वाले वैल्यू इन्वेस्टर्स ने बाद में बहुत पैसा बनाया। और दूसरा, हाल का कोविड-19 क्रैश 2020 का। हाँ, वो तो बहुत तेज गिरावट थी। बिल्कुल, 35% की तेज गिरावट, पर रिकवरी भी उतनी ही तेज हुई। उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज और टेक कंपनियां आगे रहीं, और जिन्होंने अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर रखा था वो इस झटके को बेहतर झेल पाए। तो ये सबसे निचोड़ क्या है? मेन लर्निंग क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि बड़ी गिरावट में डिफेंसिव स्टॉक्स, FMCG, फार्मा, हाई रिस्क स्टॉक्स के मुकाबले बहुत कम गिरते हैं, शायद 10-20% बनाम 40-60% या ज्यादा। रिपोर्ट साफ कहती है, संकट में धैर्य और समझदारी से काम लेने वाले ही सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। ये बहुत काम की बात है। अब आते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स पर। सबकी रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, तो रिपोर्ट क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी बताती है? हाँ, बिल्कुल। रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से 3 तरह की स्ट्रैटेजी हैं। कंजर्वेटिव यानी कम रिस्क लेने वाले, उनके लिए सलाह है 80% डिफेंसिव में, 10% से ज्यादा टेक में नहीं, और 10% कैश, फोकस डिविडेंड वाली स्थिर कंपनियों पर। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सेफ तरीका। जी। फिर मॉडरेट यानी बैलेंस्ड रिस्क वाले, वो 65% डिफेंसिव, 25% तक ग्रोथ स्टॉक्स और 10% कैश या गोल्ड वगैरह में। इन्हें रेगुलर रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। और फिर अग्रेसिव यानी ज्यादा रिस्क लेने वाले, वो 50% डिफेंसिव, 40% तक हाई ग्रोथ में और 10% कैश। इन्हें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, खासकर स्टॉप लॉस का। हाँ, स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है, खासकर अग्रेसिव वालों के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स अक्सर इसी कैटेगरी में होते हैं शायद। बिल्कुल, और उनके लिए तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग इस माहौल में मतलब आग से खेलना है। सही कहा। लेकिन अक्सर ऐसे माहौल में लोग गलतियां कर बैठते हैं। रिपोर्ट क्या बताती है? कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, रिपोर्ट कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताती हैं। सबसे बड़ी भीड़ के पीछे चलना, हर्ड मेंटालिटी, बिना रिसर्च किए बस वो खरीदना जो सब खरीद रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर के हम पीछे रह जाएंगे। इस चक्कर में एक्सपर्ट्स की चेतावनी नजरअंदाज करना और महंगे स्टॉक्स ले लेना। किसी एक ही सेक्टर में, खासकर जो ट्रेंड में है जैसे अभी AI, उसी में सारा पैसा झोंक देना, ओवर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी खतरनाक है। और सबसे आम इमोशनल डिसीजन लेना, डर में सब बेच देना या लालच में बिना सोचे खरीद लेना। हाँ, पैनिक सेलिंग या ग्रीड बाइंग। तो इनसे बचने का सही तरीका क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस। रिपोर्ट कुछ डिसिप्लिन वाली आदतें अपनाने को कहती है। एक तय इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बनाकर उसी पर टिके रहना, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से घबराने की बजाय लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर फोकस करना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर जरूरी है। समय समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना और एक इन्वेस्टमेंट जर्नल बनाना, क्या खरीदा, क्यों खरीदा, क्या नतीजा रहा, ये सब लिखना। इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है। इन्वेस्टमेंट जर्नल, ये अच्छा आइडिया है। हाँ। रिपोर्ट में एक प्रोफेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की भी बात थी, वो क्या है? उसका मतलब है कि मार्केट पे लगातार नजर रखना जरूरी है, खासकर ऐसे टाइम में। रिपोर्ट चार्ट मास्टर BN की सेवाओं का उदाहरण देते हुए बताती है कि किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। आम निवेशक भी ये कर सकता है। जैसे हर हफ्ते देखना कि FII क्या कर रहे हैं, कौन से सेक्टर चल रहे हैं, ग्लोबल टेक स्टॉक्स का क्या हाल है, डॉलर क्रूड ऑयल का भाव। ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत काम का हो सकता है। हर महीने अपना पोर्टफोलियो देखना, रीबैलेंसिंग की जरूरत है क्या, रिस्क कितना है, कौन से शेयर अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं। और हर 3 महीने पर पूरी स्ट्रैटेजी रिव्यू करना, जरूरत हो तो बदलना, अपनी रिस्क टॉलरेंस फिर से जांचना, टैक्स का सोचना, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज्यादा जरूरी है। काफी डिटेल फ्रेमवर्क है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? चार्ट मास्टर BN की रिपोर्ट इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज दे रही है? निचोड़ ये है कि रिपोर्ट साफ तौर पर एक संभावित AI बबल को लेकर अलर्ट कर रही है। वार्निंग्स बढ़ रही हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं, खासकर टेक में,
FIS का पैसा निकालना भी एक सिग्नल है। लेकिन क्या सब कुछ नेगेटिव ही है या कोई उम्मीद भी है? नहीं, बिल्कुल निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट खुद कहती है कि करेक्शन मार्केट का हिस्सा है और ये गिरावट अक्सर मौके भी लाती है। मौके? हाँ, स्ट्रैटेजी डिफेंसिव रखने की सलाह है। FMCG, फार्मा, यूटिलिटीज, अच्छे बैंक जैसे सेक्टर्स पर फोकस। और भारत के लिए DIIs का सपोर्ट एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए मेन एक्शन आइटम्स क्या होने चाहिए? क्या करें वो? रिपोर्ट के आधार पर कुछ कदम सोचे जा सकते हैं। पहला, अपना पोर्टफोलियो चेक करें। टेक और ग्रोथ में कितना पैसा है, कहीं जरूरत से ज्यादा रिस्क तो नहीं। दूसरा, धीरे धीरे डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ रीबैलेंस करें, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे। तीसरा, कुछ कैश जरूर रखें मौके पर खरीदने के लिए। ओके। और चौथा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता समझें और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं, किसी और की नकल ना करें। बहुत बढ़िया, ये एक्शन आइटम्स काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। और एक आखिरी बात जो रिपोर्ट से निकलती है, देखिए, AI क्रांति अपने आप में बिल्कुल रियल है। इसमें लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। चैलेंज है इस वक्त AI के नाम पर जो जरूरत से ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो रहा है उसे संभालना। तो सोचने वाली बात यह है, एक इन्वेस्टर कैसे इस बबल की चेतावनी को लेकर सावधान भी रहे और AI की असली लॉन्ग टर्म क्षमता का फायदा उठाने से चूके भी नहीं। ये बैलेंस बनाना ही शायद इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी कला है। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है, संतुलन साधने की कला। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं।